बीजेपी की तरह कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश के कसडोल विधानसभा सीट से संदीप साहू को टिकट देने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता बगावत पर उतर आए और उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। एमपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विमल साहू टिकट के प्रबल दावेदार बताए जा रहे थे, लेकिन उनके बजाय टिकट संदीप साहू को दे दिया गया। इसके बाद तो विमल साहू अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए और पोस्टर बैनर के साथ कांग्रेस दफ्तर के अंदर ही नारेबाजी होने लगी। विमल साहू अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस मुख्यालय के अंदर मैदान में धरने पर बैठ गए। अपनी बात रखते हुए विमल साहू भावुक भी हो गए। मुझे इतना ज्यादा दुख है, मैं अपने क्षेत्र के लोगों के कारण यहाँ तक आया हूँ। मैं अपनी बात को रख नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ बोलूँ तो सोचेंगे कि विरोध कर रहा है। मेरे व्यक्तिगत विरोध नहीं है, मैं वहाँ क्षेत्र की जनता के लिए आया हूँ। विमल साहू का आरोप है कि कसडोल से संदीप साहू को प्रत्याशी बनाया गया है, वो बाहरी हैं। 4 लाख लोगों में से किसी को भी दे देते, एक व्यक्ति को टिकट दे देते, लेकिन बाहर से लाकर 200 किलोमीटर से दूर से लाकर यहाँ प्रत्याशी पटक दिया गया है। वहीं कसडोल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिला पंचायत सभापति गोरेलाल साहू भी पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी के बीच छतरपुर की राजनगर तहसील में निर्दलीय प्रत्याशी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। यहां मोहम्मद इमरान गधे पर सवार होकर नामांकन करने के लिए पहुंचे और वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद ही हैरान करने वाली थी। नामांकन फॉर्म जमा करने जा रहे मोहम्मद इमरान के समर्थक उनके लिए गाड़ियों का काफिला लेकर नहीं बल्कि 2 गधे लेकर पहुंचे, जिसमें से एक गधे पर निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद इमरान सवार हुए और नामांकन जमा करने के लिए समर्थकों के साथ निकल पड़े। इस दौरान उनके साथ उनके समर्थक भी मौजूद थे, जो उनके समर्थन में नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। नारे लगाओ। और छतरपुर की राजनगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे मोहम्मद इमरान की गधे की सवारी और गले में सब्जी की माला देखकर लोग हैरान रह गए और उनका यह नामांकन पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन जब उनसे इस तरह अजीबोगरीब तरीके से नामांकन भरने जाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने इसके पीछे का जो कारण बताया वो बेहद ही चौंकाने वाला है। जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक सांसद कोई भी हो, अन्य जनप्रतिनिधि हो, अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको इसी तरीके से गधे पे बैठा करके, मैं जूतों की माला पहन के आना चाह रहा था, लेकिन निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार वो थोड़ा सा अलग था, उसमें गड़बड़ हो जाता था। इस वजह से मैं ये सब्जी की माला मोहम्मद इमरान ने दावा किया कि प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद वादा खिलाफी करते हैं और उन्हें उनके वादे याद रहें, इसलिए उन्होंने जुलूस निकालकर अनोखे तरीके से नामांकन फॉर्म दाखिल किया। तो उन जनप्रतिनिधियों को उसी तरीके से गधे पर बैठा करके माला पहचाननी चाहिए, इसलिए मैं गधे पर बैठा। दरअसल मोहम्मद इमरान 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी वो 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 7 बार उनकी जमानत जब्त हो गई थी। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि इस बार उन्हें जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और सिर्फ मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से भी अनोखे चुनाव प्रचार का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया। यहां बालोद जिले की गुंडरदेही विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र साहू ने जनता को लुभाने के लिए गले में सांप लपेट लिया और दावा किया गया कि ऐसा उन्होंने चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए किया। जो वीडियो सामने आया उसमें बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र साहू गले पर कई फीट लंबा सांप डाले नजर आए। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक नजर आया, लेकिन जब सांप ने उनके चेहरे की तरफ हरकत की तो वो थोड़ा डर गए, जिसके बाद उनके गले से सपेरे ने सांप वापस निकाल लिया। इस वीडियो को किसी ने सोशल मीडिया पर रील बनाकर शेयर कर दिया, जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया। बता दें कि बीजेपी ने 10 साल बाद फिर से पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू पर भरोसा जताया है। वीरेंद्र साहू 2008 में विधायक बने थे और 2013 में उन्हें करीब 21,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के 2 दिन के चुनावी दौरे पर बस्तर पहुंचे तो कांकेर की रैली में दावा किया कि 5 साल पहले कांग्रेस ने बिजली और कर्ज माफी के जो वादे किए थे वो पूरे किए और इसके लिए कांग्रेस को सिर्फ 2 घंटे का वक्त लगा कि जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया। पूरे प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी से सवाल किया कि अगर वो ओबीसी की सरकार चलाती है तो जातिगत जनगणना से क्यों डरती है। ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। आपको ठगा जा रहा है,
आपकी आबादी 50% से ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान को चलाने में आपको 5% भागीदारी भी नहीं मिल रही। इस रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर अदानी का मुद्दा उछालते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश के खेत खदान और एयरपोर्ट अदानी ग्रुप को दे रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद पहली बार प्रियंका वाड्रा ने बुंदेलखंड के दमोह में रैली की। इस रैली में प्रियंका ने शिवराज और मोदी सरकार दोनों पर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश सहित देश भर में बेरोजगारी अपने चरम पर है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। कहा सरकार झूठ बोलती है कि उसके पास पैसा नहीं है। आप खुद 8,000 करोड़ के एक हवाई जहाज में घूम रहे हैं। अच्छा खासा संसद भवन था, उसकी सुंदरीकरण में आप 20,000 करोड़ डालने के लिए तैयार हैं। एक बड़ा हॉल बनाया आपने दिल्ली में, 27,000 करोड़ उसमें आप खर्च रहे हैं। प्रियंका गांधी ने जीएसटी, किसान और जातिगत जनगणना से जुड़े मुद्दों को भी उठाया। प्रियंका ने दावा किया कि अगर कांग्रेस वादे पूरे न करे तो अगली बार वोट मत दीजिएगा। दमोह में 4 विधानसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और सीएम योगी समेत 40 बड़े नेताओं का नाम शामिल है। वहीं स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी नेता उमा भारती का नाम नहीं है। मध्य प्रदेश के खरगोन विधानसभा सीट से उम्मीदवार रवि जोशी ने कांग्रेस की सरकार बनने पर खरगोन दंगे की जांच कराने का वादा किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में रवि जोशी जनता को ये कहते हुए सुनाई पड़े कि टेंशन लेना नहीं बल्कि टेंशन देना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर उत्तर और पश्चिम विधानसभा चुनाव की बागडोर इस बार महिला अधिकारियों के हाथों में होगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब मुख्य ऑब्जर्वर से लेकर मतदान अधिकारी तक महिलाएं ही होंगी। इसके लिए उत्तर विधानसभा में 1060 और पश्चिम में 804 महिला अधिकारियों को तैनात किया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 10 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की। पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल खींवसर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे। राजस्थान में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत जोर पकड़ती दिख रही है। बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस को घेरने में जुटी दिखी। और जब जयपुर में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी से ईडी पर अशोक गहलोत के आरोप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ईमानदार को डरने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री जी आप संयम रखिए, आप ईमानदार है तो डर किस बात का, हो जाने दीजिए कार्रवाई। सीपी जोशी ने कहा कि भ्रष्टाचार की पोल खुलने पर अशोक गहलोत डर गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के कुत्ते वाले बयान को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शर्मनाक बताया। दिखाता है कि किस निम्न स्तर तक कांग्रेस आज गिर चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि ईडी की कार्रवाई से बौखलाहट इसलिए दिख रही है क्योंकि राजस्थान सरकार में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। जैसे जैसे चुनाव प्रचार तेज हो रहा है वैसे वैसे नेताओं की जुबान से भी विवादित बोल निकलने लगे हैं। बीजेपी के राजस्थान चुनाव प्रभारी और सांसद रमेश बिधूड़ी ने विपक्ष के गठबंधन पर निशाना साधा और उसमें शामिल दलों की तुलना अलग अलग जानवरों से कर दी। ईडी को देखकर सब कुत्ते बिल्ली सारे इकट्ठे हुए हैं, गठबंधन बना लिया है। शेर भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी, गिलहरी भी, सांप भी, सब इकट्ठे हो गए सारे के सारे। यही नहीं, बिधूड़ी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी विवादित टिप्पणी की। खड़गे जी कांग्रेस के नेता फूल बलून सकिया गया बुढ़ापे में, कुछ भी बोलता रहता है, विकास ही नहीं हुआ। उस मामा को विकास ही नहीं दिखा, 12.5 करोड़ बाथरूम में बन गए। रमेश बिधूड़ी राजस्थान के टोंक में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मिर्ची बाबा को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें सीहोर की बुधनी विधानसभा सीट से वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को मैदान में उतारा है। इसी सीट से एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। मिर्ची बाबा ने सोमवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। अखिलेश ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट लिखा था, एक विशेष सीट से चुनाव लड़ने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। मिर्ची बाबा का असली नाम राकेश दुबे है। कई साल पहले उन्होंने संन्यास ले लिया था और अपना नाम बदलकर वैराग्यानंद गिरी कर दिया था। उनकी खास बात यह थी कि ये अपने भक्तों को मिर्ची की धुनी देते थे, इसलिए लोग उन्हें धीरे धीरे मिर्ची बाबा के नाम से जानने लगे। कांग्रेस ने बुधनी सीट से 2008 के टेलीविजन शो रामायण के हनुमान विक्रम मस्ताल को उम्मीदवार बनाया है। 2 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचे अमित शाह आज जबलपुर के बाद छिंदवाड़ा पहुंचे और वहां एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर पार्टी के लिए वोट मांगा।
इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में 3 बार दीपावली मनाई जाएगी। पहली दिवाली पर, दूसरी मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत पर और तीसरी अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा पर। एक तो दीपावली आप मनाओगे तो एक दीपावली हो गई, दूसरा यहां जब सरकार भाजपा की बनेगी पूरा मध्य प्रदेश दीपावली का त्योहार मनाने वाला है। अमित शाह ने इस दौरान कांग्रेस को परिवारवाद पर घेरा और दिग्विजय और कमलनाथ की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ये परिवारवाद थोपने वाली पार्टी कभी देश का भला नहीं कर सकती। एक कमलनाथ की सरकार देखी है आपने, पहले तो अकेले दिग्विजय सिंह लूट मचाते थे, अब कमलनाथ और दिग्विजय दोनों ने लूट मचाया। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार बनने से मध्य प्रदेश को डबल इंजन की सरकार मिलेगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा को नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। दंतेवाड़ा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां नक्सलवाद का दंश झेल चुकी हैं। ऐसे में अब राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं तो दंतेवाड़ा का मूड क्या है, ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम बस्तर रीजन के दंतेवाड़ा पहुंची। यह है दंतेवाड़ा के इंद्रावती नदी पर बना छिंदनार को पहरनार से जोड़ने वाला ब्रिज। नक्सलियों के आतंक की वजह से कई सालों तक ये ब्रिज नहीं बन पाया था। जिसने भी इस पुल को बनाने की मांग की उसे नक्सलियों ने निशाना बनाया। इस फ्लाईओवर की वकालत करने वाले जो सरपंच थे पोशेराम, उनको ये फ्लाईओवर तो बन गया लेकिन पोशेराम को मार दिया नक्सलियों ने। यही नहीं, जो इस रास्ते से चलने के लिए जाने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस शुरू की गई, उस बस को उड़ा दिया नक्सलियों ने। हालांकि अभी लोग इस क्षेत्र में नक्सलियों के बारे में बोलने से डरते हैं। कौन नहीं बनने देता था? सब मैं नहीं बता सकता सर। 7 नवंबर को बस्तर क्षेत्र में विधानसभा चुनाव है, लेकिन वोटिंग के दौरान नक्सलियों की ओर से गड़बड़ी फैलाने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे पास पूर्व से उपलब्ध स्पेशल फोर्सेस जैसा डीआरजी, बस्तर फाइटर, कोबरा, एसटीएफ, इसके अतिरिक्त हमारे पास केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, और बाहर से भी हमको चुनाव आयोग के माध्यम से भी अतिरिक्त बल मिलेगा। दंतेवाड़ा बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर रहे कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की कर्मभूमि थी, जिनकी भी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। दिवंगत कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के बेटे छविन वर्मा को ही कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने चेतराम अट्टामी को उम्मीदवार बनाया है। हर बार की तरह इस बार भी दंतेवाड़ा का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा नक्सलवाद है। इलाके में आए दिन नक्सली वारदात आम बात है। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से इसमें थोड़ी कमी आई है। क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, दोनों के नेताओं ने नक्सलियों के दंश को झेला है। ये अलग बात है कि आज की तारीख में चाहे केंद्र की बीजेपी की सरकार हो या फिर राज्य की कांग्रेस की सरकार, दोनों ने विकास परियोजनाओं और सुरक्षा बलों की मदद से इन नक्सलियों को दंतेवाड़ा से दूर धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि नक्सलवाद को खत्म करने का क्रेडिट किसे मिले। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की वजह से दंतेवाड़ा में नक्सलवाद बढ़ा। जब 15 साल भाजपा की सरकार थी, जो आतंक था, आतंक इतना भयावह था यहाँ पे कि उस आतंक को मैं भी झेला हूं। कांग्रेस का कहना है कि राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा से नक्सलवाद को मिटाने का वादा पूरा किया, जबकि बीजेपी का कहना है कि नक्सलवाद की जड़ें उखाड़ने का काम उनकी सरकार के दौरान हुआ। हमारा पूरा बस्तर संभाग कहीं ना कहीं उससे पीड़ित तो है। और रही बात जो हमारी जो सरकार रही, लगभग उस मैटर पे तो काम किए हैं। लेकिन ये भी सच है कि आज भी दंतेवाड़ा नक्सलवाद से जूझ रहा है और क्षेत्र में विकास के बावजूद भी नक्सलवाद की जड़ें मजबूत हैं। चारों ओर पहाड़ियों के बीच बसा दंतेवाड़ा जिला खनिज संपदा से परिपूर्ण है। एनएमडीसी के लॉयर्स की खदान इसी विधानसभा में मौजूद है। हालांकि इसके बावजूद इस क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए वो अब तक नहीं हो पाया है। नक्सलवाद दंतेवाड़ा का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, जबकि रोजगार से लेकर पीने का पानी और बेहतर सड़क के लिए भी लोग तरस रहे हैं। ना सड़कें बनी है, ना स्कूलें बनी है, ना भवन बनी है, केवल पुराने स्कूलों को आत्मानंद बना दिया। सरकार दावा कर रही है कि बस्तर रेंज में नक्सलवाद पर लगाम लगी है, लेकिन यहाँ के लोग नक्सलवाद के लिए भी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कम होना चाहिए सर, वो सब बेरोजगार की वजह से होती है ये सब चर्चा, इनको शासन ध्यान नहीं दे रही है। इलाके में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को लेकर भी लोगों में नाराजगी दिखी। जो सड़क है, जो आपको स्कूल और बिल्डिंग और जो भी व्यवस्था यहाँ नजर आती है, वो सब पिछले 15 साल के दौरान ही बनी है। इस 5 साल में ऐसा कोई नया तो दिख नहीं रहा है। बस्तर क्षेत्र में रहने वाला आदिवासी समुदाय स्थानीय आरक्षण को बहाल करने और पेसा कानून में संशोधन की मांग को लेकर भी उग्र रहा है, जिन पर भूपेश बघेल सरकार ने अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है।
छत्तीसगढ़ में चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की, दंतेवाड़ा समेत पूरे राज्य में नक्सलवाद की घटनाएं होती रही हैं। छत्तीसगढ़ के 8 जिले नक्सल प्रभावित रहे हैं। इनमें दंतेवाड़ा, बक्सर, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव, कोंडागांव शामिल हैं। 2011 से 2020 तक छत्तीसगढ़ में 3722 नक्सली हमले हुए। इन हमलों में 489 जवान शहीद हो गए, जबकि इसी दौरान सुरक्षा बलों ने 656 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं नक्सली घटनाओं में 736 आम लोगों की भी मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में साल 2016 में सबसे ज्यादा 135 नक्सली मारे थे। उसके बाद साल 2018 में 125 नक्सली मारे गए। गृह मंत्रालय में अप्रैल 2021 में लोकसभा में ये जानकारियां दी गई थी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े और 51,000 से ज्यादा युवाओं को सीधे भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र रोजगार मेले के तहत दिया। इस मौके पर उन्होंने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को संबोधित भी किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। दिवाली में अभी कुछ ही समय बाकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वाले 50,000 युवाओं के परिवार के लिए ये मौका दिवाली से जरा भी कम नहीं है। प्रधानमंत्री ने जिन युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा, वो गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, डाक विभाग और स्कूल शिक्षा समेत तमाम विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। बता दें कि पिछले साल 22 अक्टूबर को रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। रोजगार मेले के जरिए सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा था और सरकार का दावा है कि रोजगार मेले के तहत अब तक 6 लाख से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए जा चुके हैं। अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। ये रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया गया, जहां 51,000 से ज्यादा युवाओं को प्रधानमंत्री ने सरकारी नौकरी का तोहफा दिया। इससे पहले 26 सितंबर को भी बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें 50,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। तकनीक की धौंस दिखाने वाले चीन को भारत ने एक और झटका दिया है। चीन में आईफोन बनाने वाली कंपनी विस्ट्रॉन का एप्पल आईफोन अब भारत में बनेगा। बताया गया है कि देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक टाटा ग्रुप भारत में मेड इन इंडिया आईफोन बनाएगी, जिसके लिए टाटा ग्रुप के साथ विस्ट्रॉन फैक्ट्री के अधिग्रहण की डील को मंजूरी मिल गई है। यानी टाटा ग्रुप ने एप्पल की सप्लायर विस्ट्रॉन की फैक्ट्री को खरीद लिया है। ताइवान की इस कंपनी को खरीदकर टाटा अगले 2.5 साल में आईफोन का प्रोडक्शन शुरू कर देगी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसकी जानकारी देते हुए टाटा ग्रुप को बधाई दी। इस डील के बाद टाटा ग्रुप 2.5 साल के अंदर डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट के लिए भारत में एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने $125 बिलियन यानी करीब 1,000 करोड़ रुपए में विस्ट्रॉन इन्फोकॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को खरीदा। दोनों के बीच पिछले 1 साल से बातचीत चल रही थी। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हो गई है। हालात ये हो गए कि सुबह सामने आया दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 303 के स्तर पर दर्ज किया गया, जो बेहद ही खतरनाक स्तर पर माना जाता है। इसके साथ ही आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर के इलाकों में इसके और खराब होने की आशंका भी जताई गई, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के इलाकों में पराली जलाने में तेजी आ रही है। पराली को जलाने को रोकना है, लेकिन पंजाब में किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं है। पॉलिटिकल जवाबदेही जो है एक दूसरे से शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार बदलने के बावजूद भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया है। बेहद खराब हुई इस जहरीली हवा से परेशान लोगों ने दावा किया कि अगर पराली जलाने की घटनाओं पर लगाम नहीं लगाई गई तो उनका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। मेन कारण है उसका आपका हरियाणा और पंजाब, जो दिल्ली में प्रदूषण आता है यहीं से आता और कहीं से नहीं आता। फरारी पर कंट्रोल करा जाए तो दिल्ली का प्रदूषण कम हो सकता है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 था। आसमान में हर तरफ प्रदूषण की मार से फैली धुंध की तस्वीर नजर आई। पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया और आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार आम लोगों को गुमराह कर रही है। इसके लिए दिल्ली बीजेपी ने ICAR यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों का हवाला दिया, जिसके मुताबिक बीते 2 दिनों में 6 राज्यों में पराली जलाने की 1,000 से अधिक घटनाएं सामने आई। 27 अक्टूबर को पराली जलाने के कुल 1,259 मामले सामने आए, जिसमें अकेले पंजाब से सबसे ज्यादा 766 जगहों पर पराली जलाई गई, जबकि हरियाणा में 67, यूपी में 97 और राजस्थान से 73 मामले सामने आए। वहीं इस सीजन में अब तक पंजाब में 4,059 जगहों पर पराली जलाई जा चुकी है, जबकि हरियाणा में 1,005, यूपी में 803 और राजस्थान में 689 मामले सामने आए हैं। माना जा रहा है कि नवंबर के पहले हफ्ते में ये आंकड़े और बढ़ेंगे, क्योंकि तब पराली का सबसे ज्यादा निस्तारण किया जाता है।
सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रोफाइल पिक्चर बदलकर चुनावी जंग का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपना प्रोफाइल फोटो बदल दिया। नए फोटो के नीचे चुनावी जंग का ऐलान करते हुए उन्होंने लिखा, शुरू हो चुका युद्ध माटी के अभिमान का, नहीं रुकेगा अब ये रथ छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का। निर्वाचन आयोग का सुविधा ऐप उम्मीदवारों को इस बार कई नई सुविधाएं दे रहा है। सुविधा ऐप के जरिए उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी रैली, रोड शो, वाहन और हेलीकॉप्टर की इजाजत ऑनलाइन ले सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। 40 दिग्गजों वाली इस लिस्ट में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम तो हैं ही, साथ ही कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ का भी नाम है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बघेल सरकार और प्रशासन पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। मांडविया ने कहा कि राज्य में चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश हो रही है, जिसकी शिकायत राज्य चुनाव आयोग से की गई है। इजरायली सेना ने हमास पर एक बार फिर कहर बरपाया। इजराइल की वायुसेना ने गाजा पट्टी में 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स के साथ एयर स्ट्राइक की, जिसमें हमास का एक खूंखार आतंकी मारा गया, जिसका नाम असेम अबू रकाबा था। असेम अबू रकाबा हमास की ओर से किए जा रहे हवाई हमलों को ऑपरेट करता था। उसी की देखरेख में इजराइल पर रॉकेट हमले किए जाते थे। यही नहीं, अबू रकाबा हमास के यूएवी, ड्रोन, पैराग्लाइडर, हवाई अटैक और आतंकी कैंपों की सुरक्षा को पुख्ता करता था। लेकिन 7 अक्टूबर को इजराइल पर रॉकेट हमले में अहम भूमिका निभाने वाले असेम अबू रकाबा इजराइल के फाइटर जेट्स ने उसके अड्डे को निशाना बनाते हुए भारी बमबारी की और उसे मौत की नींद सुला दिया। इजराइल की सेना ने असेम अबू रकाबा के ठिकाने पर बमबारी का वीडियो भी रिलीज किया, जिसमें जोरदार धमाके के साथ उसका अड्डा मलबे में तब्दील होता नजर आया। हमास पर एयर स्ट्राइक के बीच इजराइल की सेना ने इसे आखिरी अल्टीमेटम भी दे दिया। इजराइल की सेना ने बड़े पैमाने पर ग्राउंड अटैक का शंखनाद करने के साथ लगातार तीसरे दिन सर्जिकल स्ट्राइक की और बड़ी संख्या में इजरायली टैंक गाजा में दाखिल होते नजर आए। पिछली 2 रातों की तरह ही इजराइल की टैंक आर्मी ने गाजा पट्टी के उन इलाकों में रेड की जहां हमास के ठिकाने थे। एक कतार में खड़े इजरायली टैंकों ने हमास के अड्डों पर बम बरसाए और उन्हें पलक झपकते ही जमींदोज कर दिया। इजराइल की टैंक आर्मी सुबह होने के बाद भी गाजा स्थित हमास के इलाके में मौजूद रही और उसके अड्डों पर बमबारी करती दिखी। בהמשך לפעילות ההתקפית שביצענו בימים האחרונים, כוחות היבשה מרחיבים את הפעילות הקרקעית הערב. צה"ל פועל באופן עוצמתי בכל הממדים על מנת להביא למימוש מטרות המלחמה. इजराइल बड़े पैमाने पर जमीनी हमले की फाइनल तैयारी करता दिखा, तो वहीं हमास ने दावा किया कि गाजा में उसके लड़ाके इजराइल के हमलों का पूरी ताकत से जवाब देंगे। यही नहीं, हमास की आर्म्ड विंग ने दावा किया कि उसके लड़ाके गाजा के उत्तर पूर्वी शहर बेत हनून और अल बुरीज के मध्य क्षेत्र में इजरायली सैनिकों से लोहा ले रहे हैं। लेकिन हमास के लिए इजरायली फौज के सामने ज्यादा लंबे समय तक टिके रहना आसान नहीं होगा, क्योंकि इजरायल इस युद्ध को लंबा ना खींचते हुए बहुत जल्द अपने अंजाम तक पहुंचाएगा। तो शायद यही वजह भी है कि इजरायली नौसेना ने भी हमास पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। इजरायली नेवी के कमांडोज ने साउथ गाजा पट्टी में धावा बोला और हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। जबकि इजरायल की ग्राउंड फोर्सेस ने हमला जारी रखा और हमास के एक और खूंखार आतंकी को मौत की नींद सुला दिया। इजरायल की माने तो यह खूंखार आतंकी हमास नेवी के गाजा सिटी ब्रिगेड का कमांडर था, जिसका नाम रतेब अबू साहिबान था। रतेब अबू साहिबान ने ही 24 अक्टूबर को समंदर के रास्ते इजरायल में आतंकियों के घुसपैठ का प्लान बनाया था। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसी किसी दूसरी साजिश को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर पाता, इजरायल की वायुसेना ने उसके ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। जिसमें हमास नेवी का कमांडर रतेब अबू साहिबान ढेर हो गया, जबकि हमास आतंकियों के छिपने का एक प्रमुख अड्डा मलबे में तब्दील कर दिया गया। इन सबके बीच इजरायल की सेना ने एक बड़ा दावा किया। उसने गाजा पट्टी स्थित अल शिफा अस्पताल को हमास का अड्डा बताया। इजरायली सेना ने दावा किया कि हमास इसी अस्पताल से ऑपरेट कर रहा है और अपने दावों की पुष्टि करने के लिए इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने ऑडियो और वीडियो भी जारी किया। इजरायली सेना की माने तो आतंकी संगठन हमास ने अस्पताल के नीचे अंडरग्राउंड ऑपरेशन बेस बना रखा है। अस्पताल के बाहर से अंडरग्राउंड बेस तक जाने के लिए कई सुरंगें हैं, ताकि हमास के अधिकारियों को अस्पताल के अंदर न जाना पड़े। यही नहीं, अस्पताल के एक वार्ड से अंडरग्राउंड टनल तक जाने का रास्ता भी बना हुआ है। इजरायली सेना ने बताया कि आतंकी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल आसानी से जाते हुए भी देखे गए हैं।
Hamas terrorists operate inside and under Shifa Hospital and other hospitals in Gaza with network of terror tunnels. Hamas also has an entrance to those terror tunnels from inside the hospital wards, meaning from different places of the hospital you can go into an underground tunnel that will provide you shelter. इस बीच हमास ने इजराइल के दावों को खारिज किया तो आपको ये भी बता दें कि अल शिफा गाजा पट्टी का सबसे बड़ा अस्पताल है। हजारों की संख्या में लोग यहां शरण लिए हुए हैं, जबकि यहां घायलों का इलाज भी चल रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन की ओर से लाए गए एक प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बना ली। इस प्रस्ताव का मकसद गाजा में बिना देर किए मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान करना था, लेकिन इस प्रस्ताव में 7 अक्टूबर की आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले हमास का कोई जिक्र नहीं किया गया था। लिहाजा भारत ने इस मसौदा प्रस्ताव पर मतदान करने से दूरी बना ली। यही नहीं, भारत ने एक बार फिर हमास के हमले को आतंकी हमला करार देते हुए उसकी आलोचना की। The terror attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. Our thoughts are also with those taken hostages. We call for their immediate and unconditional release. बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रूस और दक्षिण अफ्रीका समेत 40 से अधिक देशों ने जॉर्डन के प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन और ब्रिटेन ने वोटिंग से दूरी बना ली। केरल के मलप्पुरम में कल फिलिस्तीन के समर्थन में एक जनसभा आयोजित की गई। इस जनसभा को हमास के नेता और पूर्व चीफ खालिद मिशेल ने ऑनलाइन संबोधित किया, जिसके बाद केरल बीजेपी ने राज्य की पिनरई विजयन सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जनसभा में हमास जैसे आतंकी संगठन के नेता का महिमा मंडन क्यों किया गया। मलप्पुरम में सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट ने गाजा पर इजरायली हमले के विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन में रैली और जनसभा की थी। केरल बीजेपी ने 26 अक्टूबर को कोझिकोड में फिलिस्तीन के समर्थन में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की रैली की भी आलोचना की। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के रैली में शामिल होने पर भी सवाल उठाए। Calicut was a grand success. Lakhs and lakhs of people rallied in Calicut in support of Palestine people. बीजेपी का आरोप है कि IUML की रैली हमास के समर्थन में थी। इजराइल के खिलाफ न्यूजीलैंड के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इजराइल के लगातार हमलों के खिलाफ हजारों लोगों ने न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में फिलिस्तीनी झंडे लेकर फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए और संसद भवन तक फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में मार्च निकाला। इजराइल के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने काले रंग की टी शर्ट पहनकर न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष पर विराम लगाने और इजराइल की तरफ से हो रहे हवाई हमलों को रोकने के लिए नारे लगाए। इजराइल के खिलाफ न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर प्रदर्शन कर रहे लोगों को न्यूयॉर्क पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारी इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर जल्द से जल्द विराम लगाने की मांग कर रहे थे। दिवाली से पहले देश भर में प्याज की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ गया। कुछ दिनों पहले तक जो प्याज 30 से 40 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था, वो अब 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ा। नासिक की सबसे बड़ी प्याज मंडी के कारोबारियों ने बताया कि फसल की कमी से प्याज के दामों में उछाल आया, जो नई फसल के आने तक बढ़ा रहेगा। जो माल 15 दिन बाद आप नया निकलेगा, लेकिन उसका भी यानी बाजार में आने को 1 महीना लगने वाला है पूरा। तो उस टाइम से जो अभी जो बाजार है हर जगह मंडी में 40 से लेकर 60 रुपए तक बाजार निकल रहा है, यानी 50 का जो एवरेज मिल रहा है, तो ये 15 दिन ऐसे बाजार चलने वाला है। प्याज के दाम बढ़ने से मुंबई के दादर मंडी में भी लोग परेशान दिखे। 30-35 के था तो समझ में आ रहा था, लेकिन 60 रुपए किलो में समझ नहीं आ रहा है। अभी और बता रहे हैं कि और रेट बढ़ेगा। इतना महंगाई रहेगा तो पब्लिक कैसे खाएगा पिएगा, कैसे चलेगा। दिल्ली में भी प्याज के दाम बढ़ने का सीधा असर किचन पर पड़ा, जिससे घर का बजट संभालने वाली महिलाएं परेशान नजर आईं। आज मैं प्याज 80 रुपए किलो लाई हूँ, कल 70 मिल रहा था, तो रोज रोज ऐसे 10 रुपए करके जो बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है। अपने सेविंग से निकालना पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बजट भी बहुत गड़बड़ हो रहा है। बेमौसम हुई बारिश भी प्याज के दाम बढ़ने की वजह बताई गई। प्याज की कीमतों के दोगुना होने के बाद लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने रियायती दर में प्याज देने का फैसला लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें लोगों को 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज दिया जाएगा। ये प्याज NCCF यानी भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और नाफेड यानी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ की तरफ से दिए जाएंगे। उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए इस साल बफर स्टॉक को भी दोगुना कर दिया गया है। इसके लिए NCCF और नाफेड ने 5 लाख टन का बफर स्टॉक
बनाए रखा है। साथ ही आने वाले दिनों में अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज खरीदने की भी योजना है। जिन राज्यों में दाम तेजी से बढ़ रहे हैं वहां थोक और खुदरा दोनों बाजारों में बफर स्टॉक से प्याज दिया जा रहा है। साथ ही गाड़ियों के जरिए भी बफर स्टॉक से प्याज लोगों तक पहुंचाने की योजना है। आज साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो रात 1:05 पर शुरू होगा और 2:24 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए, क्योंकि सूतक काल में पूजा पाठ और कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। 28-29 अक्टूबर की रात में पूरे देश में दिखने वाला यह आंशिक चंद्र ग्रहण तकरीबन 1 घंटे 19 मिनट का होगा, जो रात 1:05 से शुरू होकर 2:24 तक रहेगा। गंगा मैया के कपाट दर्शन हेतु बंद कर दिए जाएंगे। ग्रहण के सूतक काल के कारण मंदिर देर रात सुबह ही खुल पाएगा। इस मौके पर गंगा स्नान का बड़ा महत्व माना जाता है, लिहाजा हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। आज चंद्र ग्रहण है, आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है नहाने गंगा स्नान करने से, इसलिए आज हम इसी दिन मतलब उड़ीसा से आए हैं और बहुत आनंद लगा, बहुत बढ़िया लगा आज। खास बात यह है कि चंद्र ग्रहण 37 साल बाद शरद पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, लिहाजा ग्रहण की वजह से रात में शरद पूर्णिमा उत्सव भी नहीं मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा के मौके पर आज रात चंद्र ग्रहण लगेगा। दुनिया के कई हिस्सों में यह चंद्र ग्रहण अलग अलग समय पर दिखाई देगा। बताया गया कि 28-29 अक्टूबर की दरमियानी रात में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा और यह आंशिक चंद्र ग्रहण रात 1:05 से शुरू होकर 2:24 पर खत्म हो जाएगा। यानी यह चंद्र ग्रहण करीब 1 घंटा 19 मिनट का रहेगा और 1:44 के आसपास चंद्रमा का 12.6% हिस्सा पृथ्वी की छाया से ढका दिखेगा। मौसम साफ होने पर यह खगोलीय घटना पूरे भारत में देखी जा सकेगी। दिल्ली में इस चंद्र ग्रहण को 1:06 से 2:24 तक देखा जा सकेगा, जबकि भारत के दूसरे हिस्सों में भी इसे इसी वक्त यानी 1:06 से 2:24 तक देखा जा सकेगा। भारत के साथ ही इस चंद्र ग्रहण को एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में भी देखा जा सकेगा। बताया गया है कि अगला चंद्र ग्रहण 2024 में 17-18 सितंबर की रात में होगा। जी न्यूज़।